है गाइस, वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे और आप मेहनत करेंगे। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए दोस्तों। देखो, हम बात कर रहे हैं इस समय टॉक शो विद पॉलिटी का लेके आ रहे हैं। ये हम उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो कि लास्ट 1 ईयर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, यानी कि जो पॉलिटी में जो न्यूज़ में रहे हैं, पॉलिटी से जो कॉन्स्टिट्यूशन से, उन्हीं क्वेश्चंस को हम इसमें कवर करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक हम यहाँ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से 100% श्योरिटी है कि यहाँ से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको आता है और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला है कि क्वेश्चन आवर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन आवर क्या है। ये बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक है जहाँ पे हम कंफ्यूज कर जाते हैं, तो समझिए क्वेश्चन आवर। देखो, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोकसभा, जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा है जो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा ने क्या किया, सस्पेंड किया हुआ है क्वेश्चन आवर को। ठीक है, और जो इस समय कोविड-19 के वजह से दोनों सदन जो है हमारे लोकसभा और राज्यसभा, इनमें क्या किया हुआ है, क्वेश्चन आवर को सस्पेंड किया हुआ है। रीज़न क्या है, कोविड-19 है, आप इतनी सारी भीड़ भाड़, इतनी सारी चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि क्वेश्चन आवर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये क्या है, ये मैंने आपको एक पिक्चर भी दी हुई है, आप यहाँ समझ सकते हो। क्वेश्चन आवर क्या है, इट्स ए फर्स्ट आवर ऑफ ए सिटिंग, यानी कि ये जब आप सदन चलता है, पार्लियामेंट चलता है, तो ये पहला आवर होता है, पहला घंटा होता है जो क्वेश्चन आवर कहलाता है। इसकी टाइमिंग है 11 AM से 12 PM तक। सेकेंड है दोस्तों जीरो आवर जो है क्या, इट्स ए टाइम इमीडिएटली फॉलोइंग द क्वेश्चन आवर, इट हैज़ कम टू बी नोन एज जीरो आवर। जो जस्ट क्वेश्चन आवर के बाद आता है, दैट इज कॉल्ड जीरो आवर। ये देखो, ये 12 PM से 1 PM तक क्या टाइम होता है, वो क्या होता है, जीरो आवर। बट एक चीज़ याद रखना दोस्तों, ये 12 बजे से स्टार्ट होता है एंड टिपिकली बात क्या है, डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट बिल्स, द बजट एंड अदर इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस टेक प्लेस फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स। जो इम्पोर्टेंट इशू हैं वो 2 बजे के बाद ऑनवर्ड्स होंगे, यानी कि जो लोग पार्लियामेंट में जो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो 2 बजे के बाद क्या करेंगी, मूव ऑन करेंगी। और जो मेंबर्स हैं जिनकी इच्छा है कि दे वांट टू रेज मैटर्स ड्यूरिंग द जीरो आवर, उन्हें अगर जीरो आवर में उन्हें कोई क्वेश्चन अराइज करना है, उन्हें कोई क्वेश्चन उठाना है, तो उनके लिए क्या है, दे नीड टू गिव नोटिस टू द स्पीकर प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द डेली सेशन। तो उनको एक नोटिस देना होगा, कब, जब सेशन स्टार्ट होगा, सॉरी सेशन नहीं, जब पार्लियामेंट की टाइमिंग स्टार्ट होगी, जो डेली सेशन है, डेली सेशन स्टार्ट होगा, ना कि पार्लियामेंट का मानसून। 3 सेशन होते हैं, मानसून सेशन, विंटर सेशन और समर सेशन। तो ये वाले सेशन, ये डेली सेशन जब स्टार्ट होगा तो उनको क्या करेगा, उनको स्पीकर से प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। किसके लिए, ये जीरो आवर में किसी भी क्वेश्चन को अराइज करने के लिए। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जीरो आवर जो है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अदर सिस्टम, इट इज़ द पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। ये क्या है, ये कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं है, ये इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन का पार्ट है। अनलाइक क्वेश्चन आवर जो है, इट इज़ नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर, ये कहाँ पर भी मेंशन नहीं है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी ये मेंशन नहीं है। बट ये जीरो आवर दोस्तों 1962 में, कब, 1962 में एग्जिस्टेंस में आया। कब आया, 1962 में, यानी कि 1962 में ये जीरो आवर एग्जिस्टेंस में आया। बट ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि टू हैव ए जीरो आवर एवरी डे ड्यूरिंग द सेशन, कि आप पर डे जीरो आवर को एवरी डे के जो सेशन है उसमें आप उसको पूछो, मैंडेटरी करो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट जीरो आवर। तो जीरो आवर क्या है, ये स्पेशल मेंशन है किसमें, रूल्स 377 में दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है, पेपर टेबल्ड बिल्स एंड, ये क्या करेंगे, बिल्स वगैरह इंट्रोड्यूस होंगे। 12 PM से 12:30 तक का टाइम है। ये देखो, ये दे रखा है, आप पिक से सारी चीज़ें क्लियर समझ सकते हो। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ समझिए, आप समझ सकते हैं। ये है 12 से 1 का टाइम, दैट इज कॉल्ड जीरो आवर। 1 PM से 2 PM का टाइम, दिस इज लंच आवर। ये 1 से 2 PM का क्या है, ये लंच आवर है। 2 बजे से देखो दोस्तों 6 बजे तक ऑनवर्ड्स, ये क्या है, इट इज़ द लेजिस्लेटिव बिजनेस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन फ्राइडेज, द लास्ट 2.5 आवर्स आर रिजर्व फॉर प्राइवेट मेंबर बिजनेस। आप समझ सकते हो 2 बजे से 6 बजे तक क्या है कि
टिपिकली डिस्कशन ऑन इम्पोर्टेंट बिल्स या बजट पे या अदर इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं उन पर क्या होगा, उन पर डिस्कशन हो सकता है 2 बजे के बाद होगा दोस्तों, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे ए डे इन पार्लियामेंट का पूरा प्रोसीजर मैंने आपको एक मैप के थ्रू बता दिया दोस्तों, ठीक है। आप नेक्स्ट समझिए। देखो अब हम बात कर रहे हैं दिस वन क्वेश्चन आवर की, कि क्वेश्चन आवर क्या है। देखो पहले मैं भी बता चुका हूँ, इट इज़ द फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग, यानी कि ये जब स्टार्ट होता है सेशन तो पहला जो सेशन है, पहला ही सिटिंग है पार्लियामेंट की, सॉरी, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर, ठीक है। ड्यूरिंग दिस MP आस, जो MP हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे आस्क क्वेश्चन टू मिनिस्टर्स, वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर से, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज, और उनको क्या है, वो अकाउंटेबल ठहराते हैं दोस्तों। क्या ठहराते हैं? अकाउंटेबल ठहराते हैं उनके कामकाज के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए दोस्तों। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन आवर। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, वो क्या करते हैं, दोनों हाउसेस को फॉलो करते हैं ओन सेट ऑफ रूल्स, उनके खुद के रूल्स हैं, वो क्या करते हैं, ओन सेट ऑफ रूल्स वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं दोस्तों, ठीक है। हम बात करें पार्लियामेंट इन 1952 की। अब देखो 1952 में जब हमारा पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट हुआ दोस्तों, कब से, 1952, इंपॉर्टेंट डेट से मैं लिखता जा रहा हूँ, सॉरी 1952, ठीक है, तब स्टार्ट हुआ हमारा बिगनिंग ऑफ पार्लियामेंट इन 1952। लोकसभा रूल्स प्रोवाइड फॉर क्वेश्चन आवर टू बी हेल्ड एवरी डे। तो 1952 में क्या था, क्वेश्चन आवर क्या होता था, एवरी डे, यानी कि प्रत्येक दिन पर वो पूछा जाता था, प्रत्येक दिन पर क्वेश्चन आवर होता था। एंड राज्यसभा में क्या था, राज्यसभा में ये प्रोविज़न क्वेश्चन आवर का, ये सिर्फ राज्यसभा में दोस्तों ये था क्वेश्चन आवर का प्रोविज़न, टू बी हेल्ड 2 days ए वीक। क्या होता था, एक वीक में 2 दिन, 2 days इन ए वीक, यानी कि एक सप्ताह में 2 दिन ये राज्यसभा में क्वेश्चन आवर। 1952 में जब पार्लियामेंट हमारा ऑन गोइंग हुआ, बिगनिंग हुआ, तब ये स्टार्ट होता था। बट कुछ मंथ्स लेटर, कुछ मंथ बाद ये चेंज आ गया, ये हो गया 4 days एक वीक, यानी कि 4 दिन हो गया सप्ताह में राज्यसभा में। देन अगर बात करें 1964 से, यानी कि 1964 से बात करें, 1964 से क्वेश्चन आवर ने क्या किया, राज्यसभा में इट टेक्स टाइम टू एवरी डे ऑफ द सेशन। तो 1964 के बाद राज्यसभा में क्वेश्चन आवर एवरी डे बेसिस पर दोस्तों पूछा जाने लगा। क्या है, 1964 से क्वेश्चन आवर एवरी डे बेसिस पर पूछा जाने लगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बात कर रहे हैं हम, ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर क्वेश्चन आवर का, कब अराइज हुआ, कहाँ से आया, क्यों आया। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि सस्पेंशन जो है क्वेश्चन आवर का लास्ट यानी कि प्रीवियस टाइम में कितनी बार हुआ है या नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन आवर ऑब्वियस है दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आवर का सस्पेंशन हुआ है। इट वाज डन अवे विद इन ईयर। अगर हम बात करें 1962 का वॉर हुआ, 1962 का वॉर हुआ 1962 में, ठीक है दोस्तों। 96 के बाद 1975 में इमरजेंसी लगी, तब ये सस्पेंड हुआ। उसके बाद 1976 में ये सस्पेंड हुआ। उसके बाद 1991, उसके बाद 2004 एंड 2009 दोस्तों। कितना, 2009। तो ओवरऑल बात की जाए तो करीब 6 बार ये सस्पेंड हो चुका है क्वेश्चन आवर। अगर पहली बार बात करें, जब हमारा चाइना से 1962 में वॉर हुआ, दैट इंडो चाइना वॉर ड्यूरिंग द विंटर सेशन ऑफ 1962। आफ्टर दैट इन 1971 विंटर सेशन इट वॉज सस्पेंडेड ड्यू टू वॉर ऑफ द पाकिस्तान। 1971 में जब हमारा वॉर पाकिस्तान के साथ हुआ, तब भी 0 आवर को दोस्तों क्या किया गया, सस्पेंशन किया गया इसका, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द सस्पेंशन ऑफ क्वेश्चन आवर इन पास्ट, ठीक है। 6 से 7 बार ये हो चुका है दोस्तों, ठीक। तो बहुत डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। आई थिंक कि अगर आप समझ पा रहे हैं, हम आप तक अपनी बात रख पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। आप अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा जो मोटिवेशन है बहुत डाउन हो जाएगा। ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो क्वेरीज हैं, ये वो चीज़ें हैं जो प्रीवियस 1 ईयर में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इवन अगर बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हाईलाइटेड इशूज़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब समझो दोस्तों, कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, यानी कौन कौन से क्वेश्चन के टाइप हैं जो पार्लियामेंट में पूछे जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन अगर अराइज होता है तो आप मिस कर जाते हैं। देखो ये टाइप्स हैं, कितने टाइप के हैं, ये फीचर्स हैं, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो एक तो होता है दोस्तों स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब कि उस पर एक स्टार टाइप से लगा दिया जाता है, स्टार टाइप से बनाया जाता है। वो स्टार्ट क्वेश्चन होता क्या है, स्टार्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है, अगर किसी MP या किसी ने पूछा है, तो उसके लिए दोस्तों
क्या ओरल आंसर्स यानी कि मौखिक आंसर की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। दैट रिक्वायर्स एन ओरल आंसर दोस्तों, ओरल आंसर किया जाएगा उसका, क्या किया जाएगा, ओरल आंसर डी से। अगर वो अनस्टार्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दैट्स अगर इन अनस्टार्ट क्वेश्चंस के लिए इट रिक्वायर्स ए रिटन आंसर, वो आंसर आपको किस में, रिटन में देना होगा, किस में, रिटन लिखित में देना होगा दोस्तों। अगर कोई शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है दोस्तों, देन शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, इट आस्क्ड ओरली आफ्टर क्वेश्चन आवर। अगर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन है तो आपको ओरली ये पूछना पड़ेगा क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद। क्वेश्चन आवर मतलब जब स्टार्ट होता है डेली सेशन ऑफ पार्लियामेंट का या डेली सेशन ऑफ लोकसभा या किसी भी राज्यसभा में, तो आपको ओरली आफ्टर क्वेश्चन आवर के बाद वो जस्ट क्या करना है, पूछना है। एंड फर्स्ट टाइम जो होगा, फर्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा इन केस नो क्वेश्चन आवर प्लान्ड, अगर ऐसा प्लान नहीं है तो दैट इज फर्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा होगा, तो ये फर्स्ट आइटम ऑफ एजेंडा में पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स है, क्या है क्वेश्चंस, अगर वो प्राइवेट मेंबर्स पूछ रहा है तो इट इज़ मैटर कनेक्टेड टू द मेंबर्स टू हुम क्वेश्चन इज आस्क्ड या बिल या रेजोल्यूशन। ये मैटर कनेक्ट करेगा कि जो क्वेश्चन पूछा है किसी भी प्राइवेट मेंबर से या प्राइवेट मेंबर द्वारा, वो किस बिल किस रेजोल्यूशन से रिलेटेड है। दैट मैटर कनेक्टेड टू द मेंबर्स टू होम क्वेश्चन इज आस्क्ड, दैट इज ऑल। अगर हाफ एन आवर डिस्कशन है दोस्तों, हाफ एन आवर डिस्कशन हो रहा है, ये क्या होगा, इट इज़ हेल्ड विद स्पीकर्स परमिशन, ये स्पीकर की परमिशन से होगा पहली बात तो। इन केस मेंबर नॉट सेटिस्फाइड विद आंसर टू स्टार्ट और अनस्टार्ट क्वेश्चन, ये कब होगा, अगर कोई मेंबर, पहले तो स्पीकर की परमिशन होगा, अगर वो कोई मेंबर वो सेटिस्फाई नहीं है स्टार्ट या अनस्टार्ट क्वेश्चंस के आंसर के साथ, देन हाफ एन आवर डिस्कशन हो सकता है। दैट्स ऑल अबाउट कैटेगराइजेशंस ऑफ क्वेश्चन दोस्तों। अब कुछ कंडीशंस हैं, ये देखो, इट इज़ 15 डेज प्रायर नोटिस, यानी कि 15 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर इन लोकसभा और चेयरमैन इन राज्यसभा। कोई भी आस्क क्वेश्चन, यानी कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, किसमें ये पीरियड रिड्यूस कर सकता है स्पीकर या चेयरमैन, उसको रिड्यूस भी कर सकता है, ठीक है, ये उसका कॉल है वो स्पीकर और चेयरमैन का। बट एक और क्लॉज है, केवल 5 क्वेश्चन पर डे पूछे जाएंगे किसमें, लोकसभा में, और 7 क्वेश्चन पर डे पूछे जाएंगे राज्यसभा में बाई 1 मेंबर, यानी कि एक मेंबर क्वेश्चंस यानी 5 क्वेश्चन पर डे पूछ सकता है लोकसभा में और 7 क्वेश्चन पर डे पूछ सकता है दोस्तों राज्यसभा में। दैट्स ऑल अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये परमिशन लिमिट जो है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आर ओनली 5 ए डे पर मेंबर इन लोकसभा और इवन 7 पर डे इन राज्यसभा, आई टोल्ड यू दैट, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आवर के बारे में। अब देखो 0 आवर मैं इससे पहले पूरा समझा चुका हूँ, वही डिटेल्स है जो मैंने ऊपर समझाई है, वही सब कुछ लिखा हुआ है इसमें दोस्तों, आप समझ सकते हो इसके बारे में, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव दोस्तों। सेकेंड टॉपिक है दोस्तों पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, 1 डी को काट देना, ये मिसप्रिंट हो गया, कमेटीज़, ठीक है। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, देखो ये वो चीज़ें हैं दोस्तों जहां आप मिस करते हो, जहां आप कंफ्यूज होते हो। आई एम 100% श्योर यहाँ मोस्टली 90% पीपल्स क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पैंडेमिक की वजह से, देखो न्यूज़ में क्यों, पैंडेमिक की वजह से कुछ जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी वॉज लॉस्ट। क्या है, PSC इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PSC पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। इसका जो क्या है, स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर जो है वो क्या है, लॉस्ट हो गया, क्या हो गया, इट वॉज लॉस्ट दोस्तों, ठीक है। अब समझो ये न्यूज़ में भी क्यों रही है, पहले मैं स्टैंडिंग कमेटी की बाद में बात करूँगा, पहले समझो। राज्यसभा चेयरमैन जो हैं, राज्यसभा के चेयरमैन, किसके, राज्यसभा के चेयरमैन, एक मिनट में थोड़ा सा खाली पेज कर लेता हूँ। देखो राज्यसभा चेयरमैन ऑल्सो कॉल्ड फॉर 2 ईयर फिक्स टेन्योर फॉर हाउस पैनल। उन्होंने क्या किया, जो राज्यसभा के चेयरमैन है उन्होंने 2 साल यानी कि 2 ईयर क्या किया, 2 साल के लिए फिक्स किया टेन्योर, क्या किया, फिक्स किया टेन्योर ऑफ हाउस पैनल का, ठीक है। बट 2 ऑप्शन थे आर बीइंग लोडेड। नंबर 1, वो एक्सटेंड कर सकते थे द टर्म ऑफ द पैनल फॉर ए ईयर, यानी कि वो 1 साल के लिए टर्म ऑफ पैनल को बढ़ा सकते थे। दूसरा था कि टू फॉर्म न्यू कमेटी विद ए फिक्स टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स, या उनके लिए 1 साल के लिए उस टेन्योर को एक्सटेंड कर दो, या कोई दूसरी कमेटी यानी कि क्या कर दो, 2 ईयर्स के लिए, 2 साल के लिए कोई दूसरी कमेटी क्या कर दो, फिक्स कर दो। द न्यू कमेटी विद ए फिक्स टेन्योर ऑफ 2 ईयर्स।
एट दैट टाइम जो है प्रेजेंट टेन्योर की बात करें, यानी कि प्रेजेंट अगर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मैं बात करूं दोस्तों, उसका टेन्योर है, उसका ईयर है, वो टेन्योर टाइम है वो है 1 ईयर। ध्यान रखना, इस समय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का टेन्योर टाइम है 1 ईयर। 1 साल बाद दूसरी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को क्या हो जाती है, गठित होती है, दूसरी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑर्गेनाइज की जाती है। ठीक है, अब समझो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में समझो। देखो पार्लियामेंट्री कमेटी में दोस्तों 2 टाइप की कमेटियाँ होती हैं, 2 काइंड्स। नंबर 1 2 काइंड्स की 2 काइंड 2 तरीके की। नंबर 1 होती है स्टैंडिंग कमेटी। देखो सही से नहीं लिख पा रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी बोल रहा हूँ अच्छे से वो समझो। दूसरी है एड हॉक कमेटी। क्या होती है, एड हॉक कमेटी। देखो स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है, इसका नेचर होता है परमानेंट, यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटी है ये परमानेंट नेचर की होती है। एक मिनट साफ लिख देता हूँ, 2 टाइप्स की हैं। नंबर 1 स्टैंडिंग, नंबर 2 एड हॉक। समझो एड हॉक, ठीक है। अब जो स्टैंडिंग कमेटी है दोस्तों ये परमानेंट इन नेचर होती है। क्या होती है, परमानेंट इन नेचर। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट यानी कि हर साल एवरी ईयर ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाती है, हर साल पे बनाई जाती है। किस पे, कंटिन्यूस बेसिस पे। ये कंटिन्यूस बेसिस पे हर साल बनाई जाती है, ये होती है स्टैंडिंग कमेटी। वहीं एड हॉक कमेटी क्या होती है, ये दोस्तों टेम्परेरी नेचर होता है इसका नेचर कैसा होता है, टेम्परेरी इन नेचर होती है। ये क्या है, इट सीज टू एग्जिस्ट ऑन कंप्लीशंस ऑफ द टास्क असाइन टू देम। अगर उनके लिए कोई टास्क असाइन किया गया है तो ही ये कमेटी क्या की जाएंगी, एग्जिस्ट की जाएंगी, तभी ये कमेटी बनाई जाएंगी। बट कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इट इज़ मेंशन ऑफ दीज कमेटी एट डिफरेंट प्लेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन, टेन्योर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में, इनके कंपोजिशन और टेन्योर के बारे में कुछ भी नहीं है। ऑल दीज मैटर्स आर डील्ड बाय द रूल्स ऑफ 2 हाउसेस। तो ये जो मैटर्स हैं, टेन्योर या कमेटी का जो टाइम है या कंपोजिशन है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो पार्लियामेंट्री के दोनों हाउसेस पे यानी लोकसभा और राज्यसभा पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब समझो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी। उससे पहले मैं आपको स्टैंडिंग कमेटी के बारे में बता दूँ, ऑब्जेक्टिव बाद में बताते हैं। देखो स्टैंडिंग कमेटी समझो, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, वैसे मैंने सारी चीज़ें बता दी। नेचर ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय द स्टैंडिंग कमेटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 6 कैटेगरी। जो स्टैंडिंग कमेटी है दैट इज द नेचर एज टाइप इज परमानेंट नेचर, दैट इज टाइप ऑफ परमानेंट नेचर, दैट इज स्टैंडिंग कमेटी। ये 6 कैटेगरीज में क्या होती हैं, क्लासीफाइड होती हैं। नंबर 1 ये फाइनेंशियल कमेटीज़ को देखते हैं, ये क्लासीफाई होती हैं, फाइनेंशियल काम देखते हैं। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी दैट इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स, ये वो देखती हैं। कमेटी टू इंक्वायर, कमेटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, दैट इज कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्टैंडिंग कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि जो फाइनेंशियल कमेटी इज ऑल्सो द परमानेंट नेचर। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी related to ministries or department, that is also in permanent nature. Committees to inquire, that is also permanent nature. Committee to scrutinize and control, that is also, and committees relating to the day to day business of the house and housekeeping committee of service committees, that is called standing committee, as type of permanent in nature. ठीक है, तो the 6 committees that are related to दिस स्टैंडिंग कमेटी दोस्तों। ठीक है, आई थिंक मैं अपनी बात अब तक रख पा रहा हूँ। अब देखो आगे बढ़ते, अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव समझो। ऑब्जेक्टिव किसका, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ऑब्जेक्टिव समझो। ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ये इंश्योर करता है यानी कंप्लीट करता है डिटेल्ड स्क्रूटनी, यानी कि पूरी तरीके से खंगालता है, स्क्रूटनाइज करते हैं, एंड अपहोल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। किसको, गवर्नमेंट की अकाउंट, ठीक है, किसको, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को अपहोल्ड करता है, बट इट वर्क इन नॉन पार्टीशन मैनर। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ऑब्जेक्टिव है। दूसरी चीज़ ये क्या करता है, ये एक होगी। नंबर 2 इट एड्स टू अपोजिशन, ये अपोजिशन को हेल्प करता है। कैसे, टू प्ले ग्रेटर रोल इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये अपोजिशन को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या क्या मेजर्स ला रहे हैं। इसका काम भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का ये भी है, इट इज़ एड्स टू द अपोजिशन। ठीक है, थर्ड वन इट एंगेज विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, एंगेज होती है जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज़ इंश्योर फाइनेंशियल प्रूडेंस, ये फाइनेंशियल प्रूडेंस को भी
जो फाइनेंशियल नीड है, पैसे की जो नीड है उसको भी क्या करती है, ये इंश्योर करती है। एंड नाउ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 105 आर्टिकल 105 क्या करता है इसकी अथॉरिटी को, ऑन द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, ठीक है। एंड आर्टिकल, एक मिनट मैं दोबारा लिख देता हूँ, एंड आर्टिकल PSC आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 यानी 118 क्या है ये, पार्लियामेंट्स अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 118। एंड प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स, जो प्रिविलेज हैं पार्लियामेंट मेंबर्स के, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल 105, दैट्स इट। एंड पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी बात इज नॉट बाउंड, यानी कि बाउंड नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो, बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ कमेटीज, यानी कि पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ दीज कमेटीज। ये क्या है, पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो इनको लागू करे या ना करे, इनकी रिकमेंडेशंस को माने या ना माने, दैट इज कॉल्ड कॉल ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। दैट इज पार्लियामेंट पे डिपेंड करेगा दोस्तों, ठीक है। आई होप मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भी आप तक अच्छे से पहुंचा पाया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है। ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूज़ में क्यों है देखो मैं समझाता हूँ। पार्लियामेंट्री जो पैनल है sought to be center's response to a long pending demand for amending the constitution to clear ambiguity over definition of office of profit। प्रॉब्लम कहाँ आई, यानी कि पार्लियामेंट में और कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर नहीं है, दिस इज एम्बिगिटी है, दिस इज किसके, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन पर, कि हम किस चीज़ को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माने, किस बात को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना माने। तो इसका क्लॉज है कि डेफिनेशन पे इस पर एक बहुत बड़ा इशू है, ये बहुत टाइम से पेंडिंग है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर करो जो चीज़ें हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, ठीक है। ये डिसाइड करने के लिए ये न्यूज़ में है। देखो है क्या, अबाउट ऑफिस की बात करें, ये समझ सकते हो, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू क्लियर एम्बिगिटी ओवर डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज इन न्यूज। अब समझो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात अगर हम करें, देखो यहाँ गिवन है, आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। ये क्या है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों हमारे एडिटर भाई साहब ने थोड़ा सा कवर कर दिए, सॉरी फॉर दैट। तो ये डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जैक्टली क्या है, और नॉट इन RPA एक्ट 1951, जो RPA का एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, उसमें भी ये डिफाइन नहीं है दोस्तों। 1951 के RPA में ये डिफाइन नहीं है। बट जो डिफरेंट कोर्ट्स उन्होंने क्या किया, खुद के इंटरप्रिटेशन बना दी, यानी खुद की एक डेफिनेशन तैयार कर दी हर कोर्ट ने अपने अपने तरीके से। इसका मतलब है कि दिस क्राइटेरिया सर्टेन ड्यूटीज़ दैट आर मोर और लेस ऑफ पब्लिक करेक्टर, जो क्या है कुछ ऐसी ड्यूटीज़ दैट आर मोर और लेस ऑफ पब्लिक करेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये अपने तरीके से उन्होंने डिफाइन कर दिया, अपने तरीके से एक डेफिनेशन क्रिएट कर दी, किसने, डिफरेंट कोर्ट्स ने, ठीक है। एंड लेजिस्लेटर इट शुड बी एबल टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज़ इन ए फ्री मैनर विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू गवर्नमेंट ऑफ द डे, दैट इज कॉल्ड इसेंस, इसका इसेंस है। अब देखो रूलिंग क्या थी कोर्ट की, ये समझो, ये इंपॉर्टेंट है, अब तक जो भी था सब ऐसे ही है। रूलिंग क्या है कोर्ट की, ये समझो। सुप्रीम कोर्ट का एक केस था प्रद्योत बारदोलाई वर्सेस स्वप्न राय, 2001 का केस है, मैं लिख देता हूँ, प्रद्योत PRADYUT, प्रद्योत बारदोलाई BORDOLOI वर्सेस स्वप्न राय SWAPANROY। ये 2001 का केस है, ये याद रखना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे यही प्रद्योत बारदोलाई वर्सेस स्वप्न राय। इन्होंने क्या आउटलाइन दी, इन्होंने क्या कि भैया 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे ऑफिस के लिए, यानी कि वो अटैक करेंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्वालिफिकेशन उसके लिए क्या है। दे आर 4 ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑफिस अटैक द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्वालिफिकेशन। नंबर 1 दीज आर, आप समझिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1 मैं बोल देता हूँ, लिख तो नहीं पाऊँगा दोस्तों, यानी कि वेदर द गवर्नमेंट
एक्सरसाइज कंट्रोल, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ओवर अपॉइंटमेंट, किसी भी अपॉइंटमेंट के ऊपर, रिमूवल यानी हटाने के ऊपर, या किसी भी परफॉर्मेंस के ऊपर, किसकी? फंक्शन ऑफ द ऑफिस की, किसकी? फंक्शन ऑफ द ऑफिस की, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिसक्वालिफिकेशन। सेकंड क्या? वेदर द ऑफिस हैज़ एनी रिम्यूनरेशन अटैच टू इट, कोई भी ऑफिस अगर अटैच है। थर्ड वन, वेदर द बॉडी इन विच द ऑफिस इज हेल्ड हैज़ गवर्नमेंट पर्पस, चाहे वो मनी रिलीज करना है उसको, या फंड या लैंड अलॉटमेंट करना है, या लाइसेंस ग्रांट करने हैं, दैट इज द बॉडी, दैट इज द ऑल्सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट, कोई भी ऑफिस है दैट अनेबल्स द होल्डर टू इन्फ्लुएंस बाय वे ऑफ पैट्रोनेज, अगर कोई भी ऑफिस होल्डर है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है पैट्रोनेज के थ्रू। किसके थ्रू दोस्तों? किसके थ्रू दोस्तों? पैट्रोनोज के थ्रू। पैट्रोनोज दैट इज कॉल्ड संरक्षण, दैट इज कंजर्वेशन, यू कैन, या गार्डनरशिप कह सकते हो, या केयर कह सकते हो, प्रोटेक्टरेट भी कह सकते हो आप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैट्रोनोज। तो ऐसा कोई होल्डर है वो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ दिस वन। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन था, एक और था, एक अपहोल्डिंग थी, किसमें? डिसक्वालिफिकेशन ऑफ जया बच्चन फ्रॉम राज्यसभा इन 2006, क्योंकि 2006 में जया बच्चन जी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी कि उन्होंने डिसक्वालीफाई कर दिया, किससे? राज्यसभा से। क्यों? उन्होंने कि फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चन एज वेदर वन इज होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। क्वेश्चन ये अराइज हुआ 2006 में कि जो जया बच्चन जी हैं, मिसेज और मिस्टर अमिताभ बच्चन जी की वाइफ, कि उन्होंने क्या है कि ये क्वेश्चन अराइज हो गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ये क्वेश्चन अराइज हो गया, इसलिए उन्होंने डिसक्वालीफाई किया सुप्रीम कोर्ट की अपहोल्डिंग के अकॉर्डिंग जया बच्चन जी को राज्यसभा से 2006 में। दोस्तों अब आगे समझो। अब दोस्तों ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन समझो। हम बात करें आर्टिकल 102 पार्ट 1 की, यानी 102(1) की बात करें, और आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल है दोस्तों 191 सब क्लॉज 1 की, ये दो आर्टिकल हैं। ये 102 सब क्लॉज 1 ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है दोस्तों, यानी कि जो है ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और ये असेंबली यानी कि आर्टिकल ये किससे रिलेटेड है? ये एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखे जाइएगा। ये क्या है? इट इज़ बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनको रोका जा सकता है अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहे हैं तो। और ये बात आरपीए एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी है। क्या? इफ़ यू आर होल्डिंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इट इज़ ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन। क्या है? अगर आप कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, दिस इज द पार्ट किसमें? ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है विद द आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 फॉर एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1 टू एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड सेकेंड इज अंडर आरपीए एक्ट 1951, दैट इज ग्राउंड फॉर डिसक्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें कि भैया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इट इज़ लॉ सिंपली सीक्स टू इन्फोर्स ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है? ये बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज़ वर्क ऑन सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब लीगल प्रोविज़न देख लो एक बार। ये तो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न था, अब लीगल प्रोविज़न बताता हूँ दोस्तों। लीगल प्रोविज़न समझो क्या है? लीगल प्रोविज़न समझो, देखो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट एक्ट 90, पार्लियामेंट का जो एक्ट है कौन सा? पार्लियामेंट एक्ट 1959, ठीक है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन, प्रिवेंशन ऑफ डिसक्वालिफिकेशन है पार्लियामेंट एक्ट 1959। ये लिस्ट करता है वाइड रेंजिंग नंबर ऑफ ऑफिसेस दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन। ये जो एक्ट है पार्लियामेंट एक्ट 1959, ये क्या बताता है? दैट आर, ये बताता है कि कौन कौन सी ऑफिस हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं, जिनको क्या है? छूट मिली हुई है, जिन्हें एमएलए एमपी उसको होल्ड कर सकते हैं, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिसक्वालिफिकेशन। दैट इज़ ऑल अबाउट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों देखो इतनी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ डिटेल्स में दोस्तों। आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कोई इतना डीप में इतना अच्छे से शायद आपको बता पा रहा होगा, आई वो बता भी रहा होगा, बट देखो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं तो राज्यसभा का इलेक्शंस हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा का इलेक्शन न्यूज़ में क्या है? 19 सीटों पर अक्रॉस 8 स्टेट्स में
ये क्या हुआ है, कंडक्टेड हुआ है। 8 स्टेट में क्या हुए हैं, कंडक्टेड हुए हैं। इसलिए न्यूज़ में तो राज्यसभा से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यूपीएससी या पीसीएस कहीं भी कोई भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है दोस्तों। प्लीज़ ज़रूर पढ़ के जाइए आप सब, और ये क्वेश्चन तो ज़रूर देख के जाइएगा। तो देखो दोस्तों, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम। देखो राज्यसभा क्या है, पहले तो समझो पार्लियामेंट में मैंने और थोड़ा सा बताया नहीं, छूट गया। देखो पार्लियामेंट है क्या, पार्लियामेंट हमारी जो है, तो पार्लियामेंट जो इंडिया की है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पार्लियामेंट में 3 पार्ट्स हैं दोस्तों। नंबर 1 ये पार्लियामेंट है, देखो सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, ये पेन इशू कर रहा है, ठीक है, आप समझ रहे ना, मैं पार्लियामेंट लिख रहा हूँ तो मतलब पार्लियामेंट। इसके 3 पार्ट हैं दोस्तों। नंबर 1 राज्यसभा, लोकसभा, देन प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। ये 3 पार्ट हैं पार्लियामेंट के दोस्तों। द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल था 1954 से पहले। इसको क्या बोला जाता था, राज्यसभा को क्या बोला जाता था, काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल, ठीक है। बट 1954 के बाद क्या हुआ, 1954 में द हिंदी नेम जो है राज्यसभा एंड लोकसभा एडॉप्ट की गई, यानी कि राज्यसभा किसके लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, और लोकसभा किसके लिए, हाउस ऑफ पीपल के लिए, ठीक है दोस्तों। यानी कि अगर बात करें, राज्यसभा जो है वो क्या है, हमारा अपर हाउस है। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है, और सेकंड चैम्बर ऑफ हाउस ऑफ एल्डर्स बोला जाता है इसको, राज्यसभा को, ये अपर हाउस है। वहीं लोकसभा हमारा लोअर हाउस है दोस्तों, इसको फर्स्ट चैम्बर ऑफ पॉपुलर हाउस भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द फर्स्ट चैम्बर ऑफ पॉपुलर हाउसेस, तो आप कंफ्यूज मत होना, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट चैम्बर ऑफ पॉपुलर हाउस इज लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा, दैट इज लोकसभा। वहीं क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द सेकंड चैम्बर और हाउस ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स आ जाए, दैट इज कॉल्ड राज्यसभा। इन 1954 के बाद ऐसा सिनेरियो चेंज हुआ, ठीक है। बट एक बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड डज नॉट सिट इन द पार्लियामेंट टू अटेंड इट्स मीटिंग, बिकॉज ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट। अब देखो कंपोजिशन और स्ट्रेंथ की बात करते हैं राज्यसभा की, बहुत ज़्यादा नहीं खींचते हैं। देखो राज्यसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दोस्तों, वो कितनी है, वो है 250। कितनी है दोस्तों, 250। इसमें से 238 वो क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, कि क्या होते हैं, 238 आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कहाँ से लिए जाते हैं, कहाँ से रिप्रेजेंट किए जाते हैं यार, ठीक है। 238 आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट, तो 238 लोग हैं जो राज्यसभा में बैठेंगे, वो कहाँ से लिए जाते हैं दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसी भी स्टेट, यानी कि सारे स्टेट से लिए जाते हैं, और यूनियन टेरिटरी ये क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। क्या, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली यूनियन टेरिटरी और स्टेट से इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। देखो इसको थोड़ा सा पेज ले लेते हैं, ये क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और जो मैंने बताया 12 मेंबर्स होते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें बात करें एट प्रेजेंट राज्यसभा में कितने, 245 मेंबर्स हैं, 245 मेंबर्स हैं। इसमें से क्या है, 229 मेंबर्स वो क्या करते हैं, यानी कि 229 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्टेट्स को, किसको, स्टेट्स को। और जो 4 मेंबर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको दोस्तों, यूनियन टेरिटरीज को सॉरी। एंड 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, आई टोल्ड यू अबाउट दैट, ठीक है। अब समझो आगे, अब है क्या, एक चीज़ और है, जो 4th शेड्यूल है, चौथा जो शेड्यूल है, दैट क्या, जो कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा शेड्यूल है, वो डील किसके साथ करता है, वो डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये 4th शेड्यूल है जो डील करता है इनकी, ठीक है दोस्तों। 4th शेड्यूल में ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम, आर्टिकल मैं बता देता हूँ, आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो देखो आर्टिकल 79 दैट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के साथ डील करता है। आर्टिकल वहीं 80 इसके साथ डील करता है, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, दैट इज कॉल्ड राज्यसभा। दूसरा आर्टिकल 81 दोस्तों, आर्टिकल 81 डील करता है कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 82 है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ, क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज आर्टिकल 84 इज इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 84 क्या करता है दोस्तों,
क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप्स ऑफ पार्लियामेंट, ये बताता है मेंबरशिप के बारे में। आर्टिकल 84 84 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन एंड डिजोल्यूशन की बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 85 जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के उनको प्रोरोगेट करना, डिजोल्यूशन करना या वगैरह वगैरह। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा का इलेक्शन। यहाँ समझो प्रोविज़न है, ये क्यों है, कैसे है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। देखो क्यों है, ये राज्यसभा जो है इससे परमानेंट बॉडी, ये परमानेंट बॉडी है जो डिजोल्यूशन नहीं होता इसका। ठीक है, इसके 1/3 मेंबर क्या हैं, वो रिटायर होते हैं एवरी सेकेंड ईयर, यानी इसके 1/3 मेंबर रिटायर्ड इन एवरी सेकेंड ईयर। और कौन इलेक्ट करता है, ये इलेक्टेड होते हैं बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। किसके द्वारा, इलेक्टेड बाई इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या यूनियन टेरिटरीज के द्वारा। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के जहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, मेथड क्या है, मेथड है कि ये PR यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेथड क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा, ये मेथड के द्वारा इनको इलेक्ट किया जाता है। और मैंने अभी ऊपर बताया कि ये 4th शेड्यूल में है, दैट सीट्स आर लोकेटेड ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अगर हम बात करें जैसे सीट लोकेशंस की, जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इलेक्शन होल्ड होता है अकॉर्डिंग विद द सिस्टम ऑफ PR सिस्टम। बट सीट जो लोकेटेड हैं स्टेट इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आई टोल्ड यू अबाउट दैट। जैसे लाइक बात करें उत्तर प्रदेश में 31 मेंबर्स हैं, वहीं त्रिपुरा में 1 मेंबर आता है त्रिपुरा से, वहीं यूपी से कितने 31 मेंबर्स आते हैं और त्रिपुरा से 1 मेंबर आता है दोस्तों। ठीक है, वहीं इसके डिफरेंट में क्या है, USA में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऑल स्टेट्स आर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट। उनका क्या है, जो सेनेट है उनका अपर हाउस है USA में, वहाँ पर क्या है जो स्टेट है हर स्टेट को क्या है इक्वल, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से उनको इक्वली क्या दे रखा है, इक्वली उनको वोट चार्ज दे रखा है। यानी कि अगर बात करें USA में इट हैज़ 50 स्टेट यानी 50 स्टेट हैं और वहाँ में 100 मेंबर हैं सेनेट के लिए। सेनेट क्या है, सेनेट जो है SENATE, सेनेट का मतलब है ये है अपर हाउस ऑफ USA, अपर हाउस ऑफ USA। वहाँ पर 100 मेंबर्स हैं, ईच मेंबर 2 फ्रॉम ईच स्टेट, 2 मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट। वहाँ पर कितने 50 स्टेट्स हैं USA में, तो दैट्स डिफरेंट। बट हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से अगर यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 31 यानी कि 31 सीट्स हैं, वहीं त्रिपुरा में पॉपुलेशन रेशियो कम है तो वहाँ पर 1 सीट्स है। दैट्स ऑल अबाउट। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बात कर लो दोस्तों। आर्टिकल 80 में है टोटल स्ट्रेंथ 250, आउट ऑफ विच 12 नॉमिनेट मैंने बताया था। टर्म है इसका 6 ईयर। बाई इलेक्शन होता है तो इलेक्टेड मेंबर आएगा, वो क्या होगा, यानी कि अगर कोई बाई इलेक्शन हो जाता है, मान लो कोई भी डेथ हो गई या कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो गया दोस्तों, ध्यान रखना, तो जो नया मेंबर आएगा वो क्या होगा, वो इट रिमेन्स टिल रिमेंडर ऑफ टर्म। ये नहीं कि वो नेक्स्ट जैसे 2 साल का टाइम गुजर गया तो वो नेक्स्ट 6 साल के लिए रहेगा, नहीं, वो उन 4 साल के लिए मेंबर रहेगा जो उस मेंबर की जगह लेगा। उसकी जगह अगर आ गया तो वो 2 साल अगर मान लो उन्होंने किया, किसी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया, 2 साल उनका टाइम निकल गया यानी कि मेंबर, बट रिमाइंडर टर्म बता उनका कितना 4 ईयर्स, 4 ईयर बता, तो जो नया मेंबर आएगा तो वो 4 ईयर्स के लिए क्या होगा, 4 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होगा। 4 साल के लिए वो बाई इलेक्शन के थ्रू आएगा और 4 साल के लिए वो इलेक्टेड होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब समझो, अब जो एक और चीज़ समझो, 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो कहाँ से आते हैं, वो देखो सबसे बड़ी बात, उन्हें कोई भी स्पेशल नॉलेज हो सकती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो सकता है आर्ट के फील्ड में, लिटरेचर, साइंस या सोशल सर्विस वगैरह वगैरह, या कोई भी एमिनेंट पर्सन हो सकता है। ठीक है, बट अमेरिकी सीनेट में ऐसा नहीं है दोस्तों। अमेरिकी सीनेट में क्या है, वहाँ पे नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, वहाँ पे कोई भी नॉमिनेशन नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर होते हैं। ध्यान रखना, अमेरिकन सीनेट में इट हैज़ नो नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, समझ गया होंगे आई होप। वहीं देखो, अगर हम बात करें आउट ऑफ द 7 यूनियन टेरिटरीज, जो एक क्लॉज है यूनियन टेरिटरीज की 7, अब तो खैर यूनियन टेरिटरी चेंज हो गई हैं, 8 हो गई हैं,
क्योंकि दादरा एंड नगर हवेली को एक कर दिया गया है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बना दिया गया अलग अलग। वहीं जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ है, वहीं लद्दाख सिर्फ यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब समझो पहले क्या था, आउट ऑफ 7 थी तो उनमें से 2 थी दिल्ली एंड पुडुचेरी से। आई होप कि इस समय 2 राज्यसभा सीटें आती थी। अब आई होप कि इस समय जो है जम्मू कश्मीर से और जम्मू कश्मीर से भी 1 या 2 जितनी भी सीटें होंगी, आई होप, मुझे क्लियर नहीं, आप देख के मुझे कमेंट कर सकते हो। जम्मू कश्मीर से भी क्या होगा, 1 या 2 सीट, 1-2 राज्यसभा मेंबर आ सकता है दोस्तों। ठीक है, ये इस समय सिनेरियो चेंज हो गया है। 2019 का जो जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन एक्ट आया था, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था, जिसने बाइफर्केट किया जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, वो उसकी बारी, वो लंबाई और दूसरा टॉपिक है दोस्तों, सॉरी। अब हम बात करते हैं आगे, आप समझ गए होंगे आर्टिकल 84 की। यहाँ समझो क्वालिफिकेशन गिवन है ऑफ मेंबर्स के द्वारा, यानी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उनकी ईयर 30 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, नॉट लेस देन 30 ईयर्स, और अदर क्वालिफिकेशन इफ इट प्रिस्क्राइब बाई पार्लियामेंट। अगर कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसका डिसीजन कौन करेगा, वो पार्लियामेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आर्टिकल 84, आर्टिकल 80 और पहले भी मैंने बता दिया आर्टिकल 81, 82 देख सकते हो, आप देख के जाइएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हम बहुत अच्छे से डिटेल करके पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं। देखो, राज्यसभा को 1952 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये एक परमानेंट बॉडी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये डिजोल्व नहीं होता है, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट टू डिजोल्यूशन। और बाकी के ऊपर चीज़ें आपने देख रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ दोस्तों इसके बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा डीप नहीं घुसेंगे दोस्तों, मैंने बहुत सारी क्वालिफिकेशन भी देखो बता दी हैं। देखो और समझो, थोड़ा और क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। सिटीजन होना चाहिए, बता दिया, उनको एक ओथ करने लेनी पड़ती है, ओथ और एफर्मेशन करना पड़ता है, होता है कि टू बियर ट्रू फेथ एंड एलियंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो राज्यसभा मेंबर हो, यानी कि पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को ये ओथ लेनी पड़ती है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलियंसेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और बताया मैंने कि नॉट लेस देन 30 ईयर्स। वहीं राज्यसभा के लिए है नॉट लेस देन 30 ईयर्स, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स दोस्तों। और कुछ और क्वालिफिकेशन है, वो उसका काम प्रिस्क्राइब करेगा पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट इट हैज़ लेड डाउन द फॉलोइंग एडिशनल क्वालिफिकेशन इन आरपीए एक्ट। आरपीए एक्ट में भी उन्होंने, जो आरपीए है एक्ट है दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसमें गिवन है क्या, वो रजिस्टर होना चाहिए क्या, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड इलेक्टर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज, वो जिस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रजिस्टर होना चाहिए। दिस इज सेम इन केस ऑफ बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, ये दोनों के केस में दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के केस में है कि वो क्या होना चाहिए, उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर होना चाहिए एज एन इलेक्टर। ठीक है, ठीक है। और उसके लिए क्या है, एक कैंडिडेट अगर वो कंटेस्ट कर रहा है एन इलेक्शन में, तो राज्यसभा क्या करेगी, तो द राज्यसभा फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलेक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट इट वॉज डिस्पेंस विद इन 2003। ये 2003 में डिस्पेंस कर दिया गया इसको, बट 2006 में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई, उसने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस चेंज, इस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के बारे में, कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का क्या होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एंड ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ SC और ST, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से है किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का, तो वहाँ क्या है, देन ही वॉन्ट टू कंटेस्ट ए सीट रिजर्व फॉर देम, देन ए मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स इट कैन ऑल्सो कंटेस्ट ए सीट नॉट रिजर्व फॉर देम, नॉट रिजर्व फॉर देम। सो दैट्स ऑल अबाउट क्या है, क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो क्या हो, लोकसभा हो दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारी और ज़्यादा डिटेल में आगे बताएंगे बाद में, अभी तक यही समझिए उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे दोस्तों, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, इस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कुछ, देखो देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है, समझो। ये बात करें आर्टिकल 164 एक 1 सब क्लॉज 1A की। ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 164 1A क्या है, ये समझो। आर्टिकल 164 1A सब क्लॉज ए, ये बात क्या करता है, ये क्या है, इट स्टेट दैट टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर हैं वो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर को लगा के, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनकी है वो क्या है, इट shall not exceed 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट
स्टेट। यानी वो कह रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि किसी भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, किसी भी असेंबली में 200 मेंबर हैं, 200 मेंबर हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो क्या कर सकते हैं, 200 मेंबर का 15% यानी कि 30 मेंबर ही रख सकते हैं किसमें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। ये बात कहना चाह रहे हैं। ये किस में इंसर्टेड किया गया था, ये पार्लियामेंट के लिए भी है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव के लिए है स्टेट में। ठीक है, ये 164 है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली से अटैच है। ये इट वॉज इंसर्टेड एज 91st अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये 91वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट अमेंडमेंट हुआ 91, उसमें ये ऐड किया गया, इंसर्ट किया गया। एंड इट इज़ बीइंग आर्ग्यू दैट प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन एमपी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 164(1)(a)। ये कह रहे हैं कि इस समय ये आर्ग्यू किया गया, इस बताया गया कि जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, एमपीज़ की, वो क्या है, कभी कभी वॉयलेट कर जाती है, यानी कि वो ज़्यादा हो जाते हैं, 15% से भी ज़्यादा मिनिस्टर रख लेते हैं अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, जो क्या करता है, वॉयलेट करता है इसको। ये जो प्रोविज़न है 91st अमेंडमेंट एक्ट का, इसको क्या कर देता है, वॉयलेट कर देता है। वो क्या करें, यानी कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन ए स्टेट इट शैल नॉट बी लेस देन 12। कितना, 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। एंड दिस प्रोविज़न कब ऐड किया गया, 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, यानी 91वां अमेंडमेंट एक्ट है 2003 में, ये तब ऐड किया गया दोस्तों। ये था आर्टिकल 164 क्लॉज 1A। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 164 के बारे में। देखो 163 समझो, आर्टिकल 163 समझो दोस्तों। ये क्या है, ये क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ये क्या करता है, एड एंड एडवाइस करता है, सहायता करता है किसकी, गवर्नर्स की। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के साथ होती है, जो हेड करता है द एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। ठीक है, अगर एनी कोई क्वेश्चन अराइज होता है, ए मैटर फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिप्शंस और नॉट, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल इन द वैलिडिटी ऑफ एनीथिंग डन बाय द गवर्नर it shall not be called in question on the ground that he ought or ought not to have acted in his discretion। ठीक है, और जो एडवाइस है किसकी, द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर टू द गवर्नर इट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। क्योंकि जो एडवाइस दी है मिनिस्टर्स ने, उस पर क्या है, आप स्क्रूटनी नहीं कर सकते, आपको क्या है, आप उसको किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, जो एडवाइस है वो उस पर क्या है, और वो सबसे बड़ी बात, वो एडवाइस बाइंडिंग है, गवर्नर कर सकते हैं बट अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं कुछ केसेस में। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट 163। आई टोल्ड यू 164 एंड 164(1)(a) सब क्लॉज 1A। ठीक है, अब समझो आगे आर्टिकल 166 है, वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है दोस्तों। वहीं आर्टिकल 167 है, 167 दिस इज ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट, बाकी का आगे देखते हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, अब समझो नेक्स्ट, ये है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये क्या है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये काफ़ी न्यूज़ में है। ये एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसे गेव रिलीफ टू अर्नब गोस्वामी। मैं थोड़ा छोटा करता हूँ लिखने के लिए, ठीक है, 1 मिनट। ये था सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, इट्स गेव रिलीफ टू अर्नब गोस्वामी इन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में उन्होंने रिलीफ दिया अर्नब गोस्वामी को। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मतलब अपने अधिकार का उल्लंघन करना, फॉर मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द CM ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है, इट इज़ ए वॉयलेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रिविलेज ऑफ MP या पार्लियामेंट दैट इज आर्टिकल 105। किस में, आर्टिकल 105 में, 105 में, 105 में, सॉरी दोस्तों ये लिख नहीं पा रहा है, आर्टिकल 105। ठीक है, से MP पार्लियामेंट एंड MLA और MLA बोथ द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर दैट इज इन आर्टिकल 194। किसमें है, आर्टिकल 194 में। तो ये ब्रीच और प्रिविलेज जो वायलेशन है मैंने आपको बताया दोनों बारे में। बट एनी एक्ट दैट ऑब्स्ट्रक्ट और इम्पीड्स, यानी कि जो रोकता है आपको, ऑब्स्ट्रक्ट करता है आइदर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर आप किसी भी लेजिस्लेचर या किसी भी पार्लियामेंट के काम को बाधा पहुंचा रहे हैं या किसी भी एक्ट में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो क्या है, दैट इज कॉल्ड, आप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का क्या कर रहे हैं, वॉयलेट कर रहे हैं। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आप एज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ट्रीट कर रहे हैं।
एंड कोई लॉ नहीं है, नो लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, कोई लॉ ऐसा इनेक्टेड नहीं किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है ये गवर्न किसके टाइम से, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के टाइम से है, ये ब्रिटिश टाइम से चला रहा है दोस्तों। मैंने दोनों बताए 105 और 194। अब हम बात करते हैं एमपी लेड फंड की दोस्तों, किसकी, एमपी लेड फंड। अब समझो ये क्या है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, ठीक है, ये समझो। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इट हैव अर्ज गवर्नमेंट टू रिलीज फंड्स फॉर प्रोजेक्ट सैंक्शंस इन 2018 एंड 19, जो 2018-19 में प्रोजेक्ट सैंक्शन किए गए थे उनके लिए, विच वर सस्पेंडेड, जो सस्पेंड किया कोविड-19 पैंडमिक की वजह से। और जो एमपी लेड स्कीम है, इससे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ये प्रोवाइड करती है ईच एमपी के लिए, यानी प्रत्येक एमपी के लिए क्या, 5 करोड़ रुपीज़ पर एनम, जो क्या होता है, विद द चॉइस ऑफ सजेस्ट टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर फॉर वर्क टू द ट्यून ऑफ 5 करोड़ पर एनम, यानी 5 करोड़ रुपये पर साल, ठीक है। एमपी क्या है, वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रत्येक ईयर अपने वर्क्स को कहाँ करना है, पैसा कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, बट 15% जो पैसा है एमपी लेड स्कीम का वो एंटाइटल्ड है इनहेबिटेड, जो यहाँ पर एससी पॉपुलेशन रहता है, यहाँ पे एससी पॉपुलेशन है, शेड्यूल कास्ट है, वहाँ 15% पैसा एमपी लेड स्कीम का लगाया जाएगा। और वहीं दोस्तों एसटी पॉपुलेशन जहाँ पर इनहेबिटेड है वहाँ पर 7.5% एमपी लेड स्कीम का पैसा लगाया जाएगा। याद रखना, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना। और मैं और डिटेल बताता हूँ एमपी लेड स्कीम के बारे में। ये इसलिए न्यूज़ में आया दोस्तों, कोविड-19 की वजह से ये कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इसको सस्पेंड कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है। अब अटॉर्नी जनरल की बात करें, इसका टेन्योर एक्सटेंडेड किया गया बिकॉज ऑफ कोविड-19, 1 साल के लिए, इसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रेसिडेंट ने के वेणुगोपाल जी हैं जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, उनके लिए 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है प्रेसिडेंट ने। आर्टिकल 76 प्रोवाइड करता है ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल, इट इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। हमारे कंट्री का सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है कौन, अटॉर्नी जनरल दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि उसकी क्वालिफिकेशन दोस्तों जो है वो एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। उसका टर्म ऑफ ऑफिस जो है अटॉर्नी जनरल का वो फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है अटॉर्नी जनरल का टाइम पीरियड, उसका टेन्योर। और वो ऑफिस जो होल्ड करता है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के प्लेजर के बाद दौरान ही होल्ड करता है। एंड उसको राइट टू स्पीक बोलने का और हाउस ऑफ पार्लियामेंट में बोलने का और पार्ट लेने का राइट है, द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है दोस्तों, बट विदाउट ए राइट टू वोट, बिना राइट टू वोट के उसको क्या है, पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है और वोट करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। किसको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को बोलने और पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, बट राइट टू वोट का अधिकार नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैंने सारी चीज़ें एजी के अटॉर्नी जनरल जी के बारे में बता दी हैं। अब और थोड़ा बता देता हूँ। क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर दूसरे वर्ड में बात करें, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एंड इट हैव बीन ए जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, अगर वो रहा है किसी भी हाई कोर्ट का 5 साल के लिए जज, या एडवोकेट रहा है किसी भी कोर्ट में 10 ईयर्स के लिए, कितने, 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए अगर एडवोकेट रहा है, या कोई एमिनेंट जुरिस्ट है, किसकी, ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की नज़र में, एक मिनट इसको छोटा कर लेते हैं, अगर वो क्या है, प्रेसिडेंट की नज़र में दोस्तों एमिनेंट जुरिस्ट है, तब भी उसको क्या कर सकते हैं, वो तब भी अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर सकते हैं। और मैंने बताया एजी जो हैं उनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट, यानी कि डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अटॉर्नी जनरल के प्रोसीजर जो है उसका रिमूवल का वो नहीं दिया गया है। एंड ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मैंने पहले ही बताया। एंड एक और बात, ही मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा वो कभी भी रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड ही में ऑल्सो क्विट हिज ऑफिस बाई सबमिटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, अगर उन्हें रिजाइन करना है तो किसको देना है, तब भी रेजिग्नेशन उन्हें प्रेसिडेंट जी को देना है। और कन्वेंशनली बात करें, ही रिजाइंस व्हेन द गवर्नमेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाती है, रिजाइन और इज रिप्लेस्ड,
यानी कि अगर कन्वेंसली देखा जाए तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही क्या करते हैं, रिजाइन देते हैं और रिप्लेस करते हैं। एंड दूसरी बात, वो ही इज अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही क्या होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरी चीज़, उनका जो रेम्यूनरेशन है यानी कि जो पैसा है सैलरी वगैरह एजी का, वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। द रेम्यूनरेशन ऑफ द एजी इज़ नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो रेम्यूनरेशन प्राप्त करते हैं जो प्रेसिडेंट क्या है, डिटरमाइन कर देते हैं। जो प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर देते हैं वो अटॉर्नी जनरल रेम्यूनरेशन जो पैसा सैलरी रिसीव करते हैं। ठीक है। अच्छा, इनका काम क्या है, एक चीफ लॉ ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। कोई भी काम होता है वो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ लीगल मैटर्स पे। ठीक है, जो रेफर करते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। कुछ अदर ड्यूटीज़ हैं ऑफ लीगल करेक्टर है इनका, दैट आर असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, एंड कुछ टू डिस्चार्ज द फंक्शन कन्फर्ड ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर लॉ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो क्या करते हैं, अटॉर्नी जनरल के बारे में है। वहीं बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 में क्या है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है आर्टिकल 143 में। ये सुप्रीम कोर्ट का है, वो फिर कभी बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। वहीं एक और होता है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, दैट इज आर्टिकल 165 में। किसमें, आर्टिकल 165 होता है। ये किसी भी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हुआ है किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट का क्या होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है दोस्तों। ठीक है, अब समझो आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिवन है। आर्टिकल 88, कौन सा आर्टिकल 88, एक मिनट, आर्टिकल 88 जो है मैंने बताया आपको, आर्टिकल 88 यानी 88 में है राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटीज। ठीक है, वहीं आर्टिकल 105 है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, द पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ अटॉर्नी जनरल। क्या है, पावर प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ ऑफ अटॉर्नी जनरल। वहीं आर्टिकल 165 है दोस्तों, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से 177 में आप जो एजी यानी अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल है उसमें +89 करके एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का आर्टिकल फाइंड कर सकते हैं। 88 में 89 फाइंड करेंगे, सॉरी 76 में 89 फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 89 करेंगे तो 165 आएगा, और 165 किसका, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट का है। वहीं आर्टिकल 88 में जो राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल हैं वो राइट्स 89 करेंगे तो 177 आएगा, जो कि क्या है 177 राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इट्स कमेटीज। और वहीं 105 में तो 194 आ जाएगा उसकी प्रिविलेज और पावर्स वगैरह। तो नाउ दैट्स ऑल अबाउट द talks of with polity or talks of polity is very highest questions of the polity is the high questions of the polity. So keep me in touch and बने रहिए, देखते रहिए and keep in watching until time, and thank you for watching it.